हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स, को रिलेशन, इकोनॉमिक्स टर्म्स, ऑड। और इससे पहले कंप्लीट सेंटेंस के एक वीडियो मैंने अपलोड किया, जिसमें वॉइस शायद से थोड़ा सा कम रहेगा, तो आप लोग उसको एडजस्ट करना। अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑन द लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस। वो क्या होता है? जीरो होता है। जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड रहता है लीनियर डिमांड कर्व में, वहां पे एक्स एक्सिस क्या होता है? जीरो होता है। ये जीरो होता है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व वाई एक्सिस पे क्या होता है? इक्वल टू इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनिट होता है। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस पे जीरो होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है? इन्फिनिट होता है यहाँ पर। आगे लिखा डिमांड कर्व पार्शियली एक्स एक्सिस के पार्शियल है। ठीक है, इन केस ऑफ, कब ऐसा होता है? जब परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड रहता है तो ऐसा होता है। डिमांड कर्व जो रहता है पार्शियली एक्स एक्सिस होता है, कब होता है? जब परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड होता है तो। when the percentage changes in the quantity demand is less than percentage change in the price, the demand curve is क्या होता है? स्टीपर होता है। ऐसे में डिमांड कर्व क्या होता है? स्टीपर होता है। बोलता when the percentage changes in the quantity demand में जो परसेंटेज चेंज है वो ले सके से परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइस में, तो उससे हम लोग क्या, ऐसे में डिमांड कर्व क्या होता है? स्टीपर होता है। ईडी इक्वल टू जीरो होगा इन केस में, कब? नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट में क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जीरो होता है। लिखा डिमांड फॉर मेडिसिन इज, मेडिसिन का जो डिमांड होता है वो क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक होता है। मेडिसिन का जो डिमांड होता है वो कैसा होता है? रिलेटिवली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिमांड फॉर स्कूल यूनिफॉर्म क्या होता है? स्कूल यूनिफॉर्म का डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। हम लोग सॉरी, यूनिफॉर्म का डिमांड क्या होता है? रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, इन केस प्राइस में चेंजेस होने से थोड़ा ही चेंजेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया डिमांड फॉर द कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एसी का डिमांड कैसा होता है? तो एयर कंडीशन का डिमांड क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक होता है। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में काफ़ी चेंजेस आता है इसमें, क्योंकि ये लग्जरी आइटम के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। आगे लिखा है यहाँ पे सिंबॉलिकली फंक्शन रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस। तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको? डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ पी एक्स होता है। इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्राइस एक्सिस। when the less unit are demanded at the high price is so, बोलते हैं हम लोग को जब लेस यूनिट डिमांड हो रहा है हाई प्राइस पे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बोलते हैं। डिमांड फॉर पेन एंड इंक पेन और इंक का डिमांड क्या होता है? कंप्लीमेंट्री डिमांड होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री डिमांड होता है। when the नेक्स्ट यहाँ पे दिया है when the price of commodity fall the demand for it क्या होता है? एक्सपांड होता है। यहाँ पे लिखा है कि जब क्या होता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, प्राइस कमोडिटी का कम होता है, डिमांड फॉर क्या होता है? एक्सपांड, मतलब बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा है when the less is the purchase at the constant price, बोलता है when the purchase क्या है? when the less purchase, कम परचेस करते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्राइस मतलब सेम प्राइस पे, इट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्रीजेस बोलते हैं। when the price of petrol goes up डिमांड फॉर कॉल क्या हो जाएगा? कार का डिमांड क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग कार को कम यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है मार्केट डिमांड इज ए एग्रीगेट परचेस बाय द डैश बायर, तो ऑल बायर, जो सब बायर मिला के जितना परचेस किए रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज द ड्राइव डिमांड बोलते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? ड्राइव डिमांड के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए लीनियर डिमांड कर्व एट डैश एक्सिस, जीरो रहता है, क्या रहता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व वाई एक्सिस क्या रहेगा, इन्फिनिट रहेगा। ये हम लोगों ने किया था शायद से, क्या देखते हैं। डिमांड कर्व फॉर पैरेलल एक्स एक्सिस पैरेलल क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड हो जाएगा। व्हेन द परसेंटेज चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड लेस देन द परसेंटेज स्टीपर हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड फॉर मेडिसिन क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। आई थिंक ये सब हमने कर लिया, तो वापस से पेज आ गया, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लिखा है यहाँ पे, व्हेन द सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इट्स स्लोप इज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब अपवर्ड स्लोपिंग में रहेगा, सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो वो क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बोलता है एंड द अपवर्ड मोमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व सो एक्सपांसन ऑफ सप्लाई, हम लोग बोलते हैं जब अपवर्ड मोमेंट क्या होता है अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व में शो कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांसन सप्लाई बोलते हैं। लिखा राइट वर्ड, सॉरी राइट वर्ड शिफ्टेड द सप्लाई कर्व, सो राइट वर्ड में राइट साइड में सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे हम लोग का सप्लाई ऐसे था, अभी शिफ्ट होके ऐसे हो गया, तो ठीक है, या हम लोग को राइट वर्ड में से शिफ्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है सप्लाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग सप्लाई। क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं कर रहे, तो हमारा जो राइट वर्ड में बढ़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग सप्लाई। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, बाकी के सब फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। व्हेन द लेस क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई क्या लेस है, ओनली ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस, प्राइस कम होने की वजह से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई बोलते हैं। लिखा है रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज क्या है, एवरेज रिवेन्यू होता है, ठीक है, एक यूनिट के आउटपुट का सोल्ड का जो रिवेन्यू होता है उसे हम लोग एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। लिखा टोटल रिवेन्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, टोटल रिवेन्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो उसे हम लोग क्या मिलेगा, एवरेज रिवेन्यू मिल जाएगा। जो टोटल रिवेन्यू रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड से, तो क्या मिलेगा, एवरेज रिवेन्यू मिलेगा। डैश इज द प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, तो प्राइस क्या है, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई है, तो प्राइस जो है, प्राइस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट द जनरल टेंडेंसी ऑफ किसका, सेलर का, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई जो है रिप्रेजेंट करता है, जो जनरल टेंडेंसी किसका रिप्रेजेंट करता है, सेलर का करता है। लिखा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स के लिए कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो सीधी सी बात वहाँ पे क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तो क्लाइमेट हो जाएगा। द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो सप्लाई कर्व रहेगा, सप्लाई अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, एकदम राइट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट से क्वेश्चन दिया गया है, लिखा कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल्स, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। प्लेंटली ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज रिजल्ट इन डैश मोनोपोली, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल मोनोपोली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर से, लिखा बजट दैट द कंसिस्ट रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे हम लोग कौन सा बजट बोलते हैं, रिवेन्यू बजट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया प्रॉपर्टी टैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। लिखा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वेयर इस्टेब्लिश टू डैश, तो डेवलप द इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अदर की फैक्टर को डेवलप करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाज द इस्टेब्लिश टू दी, तो क्या है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अदर की फैक्टर्स यहाँ पे सेक्टर्स आ जाएंगे। मनी मार्केट फेस द शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू, क्यों, इनएडुकेट सेविंग, इनएडुकेट सेविंग, प्रॉपर सेविंग ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करता है, मनी मार्केट फेस करता है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू द इनएडुकेट सेविंग होने से। आगे लिखा कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज द इंटरमीडिएरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम, बोलता है कॉमर्शियल बैंक जो है एक इंटरमीडिएरीज है जो फाइनेंशियल सिस्टम में, तो क्या, मेकिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट का अर्न करना उसका
मेन काम रहता है, ठीक है। लिखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड कौन कौन से, कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, इंडिजीनियस बैंक तो आता नहीं, मनी लेंडर तो आते नहीं है इसके अंदर, और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते नहीं। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट है उसके अंदर कॉमर्शियल बैंक आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इस चैप्टर के अंदर दिया है परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड। यदि हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री से गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। आगे लिखा है परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। एक कंट्री से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सॉरी परचेस करते हैं और उसी गुड्स को हम लोग अदर कंट्री को क्या कर दे रहे हैं, सोल्ड कर दे रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट बोलते हैं। यदि हम लोग खुद का गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, खुद का गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। बट हम लोग किसी और कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं, फिर उसके ऊपर खुद का लेबल लगा के हम लोग बेच दे रहे हैं किसी और कंट्री को, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग इतने टाइप्स के जो भी क्वेश्चन थे कवर किया। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं असर्शन एंड रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसके अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो रहता है असर्शन और रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन रहते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके सिंपल होते हैं। एक बार आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको रिविजन करके जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए, और एग्जाम से पहले सॉरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर लेना है, रिविजन कर लेना है। इन केस आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिया है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है फर्स्ट, उसमें से असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द कंपेरेटिवली नैरो स्कोप है। बोलता माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। वेरी एकदम राइट है। रीजन में लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ ओनली इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल यूनिट इकोनॉमिक्स, ये दोनों ट्रू है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, स्टेटमेंट 1 ए भी ट्रू है, बट आर क्या फॉल्स नहीं, ए राइट नहीं हो सकता है। ए फॉल्स है, आर राइट है, ए भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों राइट है। तो ए एंड आर दोनों ट्रू है, एंड आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होते हैं, असर्शन रीजन में पूछे जाते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको क्या करना रहता है, करके आपको जब तक स्टडी करके नहीं जाओगे सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असर्शन रीजन के सब क्वेश्चन देखते हैं।